गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 21 का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे थे अध्यारोहणी तंत्र के बारे में। तो त्वचा और इसकी व्युत्पन्न मिलकर क्या बनाते हैं, अध्यारोहणी तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था जो स्किन है, स्किन की संरचना पढ़ी थी उदग्र काट, उसमें 2 स्तर पढ़े थे। ठीक है, अधिचर्म, दूसरा कौन सा था, चर्म स्तर। ठीक है, अधिचर्म, दूसरा कौन सा था, चर्म स्तर। अधिचर्म में हमने अलग अलग परतें पढ़ी थी। ठीक है, 5 परतें पढ़ी थी। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक था उसमें जो हमने पढ़ा था वो थी रोम कांड की संरचना, यानी रोम के बारे में हमने संरचना पढ़ी थी और रोम के कौन कौन से भाग थे उनके बारे में। तो उनको हमने त्वचा की व्युत्पन्न कहा था। तो जिनकी उत्पत्ति त्वचा से होती है उन्हें क्या कहा जाता है, त्वचा व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, तो हमने रोम की संरचना पढ़ ली थी। हाँ, पिछले वाले टॉपिक से यानी टॉपिक सेकंड से क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि कौन से स्तर के अंदर हवा भर जाती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसका कारण मैंने बताया था। तो उसका आंसर है वलकुट। वलकुट क्षेत्र है, उसके अंदर हवा भर जाती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं उससे आगे। जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छी तरह पढ़े, जूलॉजी को बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर करें। इसमें बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। जो भी आपको जो 5 लेसन पढ़ोगे आप, तो इसमें स्किन की संरचना का सचित्र वर्णन आ सकता है, तो उसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब आज अपन बात करेंगे त्वक ग्रंथियाँ। किसकी बात करेंगे, त्वक ग्रंथियाँ। त्वक ग्रंथि के बारे में बात करते हो तो त्वक ग्रंथियाँ कौन सी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी, एक कौन सी होती है, बहिस्रावी। तो दोनों मैंने बताई थी आपको, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अंतःस्रावी की बात करते हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन या उत्पाद सीधे ही रक्त में छोड़ देती है, सीधे ही रक्त में छोड़ देती है, यानी नलिका नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी। और बहिस्रावी कौन सी होती है, जो अपने उत्पाद, हार्मोन या रसायन को नलिका द्वारा छोड़ती है। किसके द्वारा छोड़ती है, नलिका के द्वारा छोड़ती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बहिस्रावी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ सीधे हार्मोन को छोड़ दिया रक्त में और यहाँ पर नलिका के द्वारा छोड़ा जाता है। तो ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी प्रकार की होती है, बहिस्रावी। अर्थात जो भी उत्पाद बनेगा उसमें सेल में, उसको नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर जो इनकी उत्पत्ति होती है वो अधिचर्म के कौन से स्तर से होती है, अंकुरण स्तर, जिसको मेलपिगी स्तर भी कहते हैं। अंकुरण स्तर या मेलपिगी स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, इन तीनों स्तर के दौरान इसकी उत्पत्ति होती है। तो इनकी उत्पत्ति अधिचर्म के अंकुरण स्तर से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं त्वक ग्रंथियां कौन कौन सी है। त्वक ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वेद ग्रंथि। स्वेद का मतलब यहाँ स्वीट ग्लैंड से है, अर्थात पसीना ग्रंथि। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान रखना। इस चैप्टर में मैंने क्या करवाया है, पहले त्वचा की संरचना, उसके बाद में रोम की संरचना, उसके बाद में त्वक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे अपन 7 या 8 पढ़ेंगे। यहाँ पर त्वक ग्रंथि है वो बहिस्राव की होती है, उत्पत्ति अंकुरण स्तर से होती है, और इनमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्वेद ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड। तो इनकी बात करेंगे तो ये क्या होती है, सरल नलिकाकार होती है। क्या होती है, सरल और नलिकाकार होती है। तो आपको डायग्राम में मैंने जब बताया था इस प्रकार से, ये है और उसके बाद में यहाँ संरचना अंकुरण स्तर था, और यहाँ जो एक विशेष प्रकार की संरचना इसे बना रखी थी मैंने, ये कौन सी ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि, जो हेयर फॉलिकल के पास बना देते हैं। इस प्रकार से
तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रंथि है वो क्या काम करती है, देखो कौन सी होती है, सरल नलिकाकार, तो ये नलिका के समान होती है। फिर कुंडलित भाग कहाँ दशा रहता है, चरम में। अब आपको पता है ये ऊपर वाला भाग कौन सा है, अधिचरम, ये भाग कौन सा है, चरम। तो इसका जो कुंडलित भाग, ये कुंडलित भाग हो गया जो कहाँ दशा रहता है, चरम में दशा रहता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपकी। सरल नलिकाकार, कुंडलित भाग कहाँ दशा रहता है, चरम में दशा हुआ रहता है। अब इस ग्रंथि से किसका स्राव किया जाता है, पसीने का। देखिए यहाँ पर लिखा है स्वेद ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, जो कौन सी होती है, सरल नलिकाकार होती है। ठीक है, कुंडलित भाग कहाँ दशा रहता है इसका, चरम में दशा रहता है। इन कुंडलित भाग है, ये कहाँ दशा रहेगा, चरम में दशा रहेगा। और किसका स्राव करती है, पसीने का स्राव करती है। पसीने में क्या होता है, जल होते हैं, लवण होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, यूरिया आदि होती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि मनुष्य में श्वेत ग्रंथि की कितनी संख्या होती है। तो मनुष्य में लगभग 25 लाख, कितनी, 25 लाख तक क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। कितनी, 25 लाख तक पाई जाती है। जो सबसे अधिक कहाँ होती है, बगल में, ठीक है, हथेली में और तलवों के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य में इनकी संख्या 25 लाख, और यहाँ पर अधिक किसमें होती है, श्वेत ग्रंथि, बगल है, हथेली है, तलो है, उन पर इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तभी बगल में अधिक पसीना आता है। अब ये कौन से प्रकार की होती है, एपोक्राइन या मीजोक्राइन प्रकार की, कौन सी होती है, एपोक्राइन या मीजोक्राइन प्रकार की होती है। ठीक है, जो सबसे बाहर की तरफ आकर तुरंत खुल जाती है। एपोक्राइन है जो अपने स्राव को बाहर की तरफ खोल देती है, जैसे आँख के पलकों के पास है, जननांगों के पास है, गुदा के पास है और चुचकों के पास उपस्थित होती है। ठीक है, आपको 4 पॉइंट बताए मैंने। नलिकाकार कुंडलित भाग कहाँ रहेगा, चरम में। ठीक है, किसका स्राव करती है, पसीने का। पसीने में जल, लवण, यूरिया होते हैं, संख्या 25 लाख होती है, और इनकी संख्या अधिक बगल, हथेली और तलवों पर क्या होती है, अधिक होती है। और एपोक्राइन प्रकार की होती है आँख की पलकों, जननांगों, गुदा व चुचकों के पास स्थित। अब बात करेंगे अपन इसके कार्य की। तो आपको पता है पसीना ग्रंथि क्या काम करती है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। जब बाहर अत्यधिक गर्मी होती है तो टेम्परेचर अधिक हो गया और अपनी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उस कंडीशन में तापमान को कम करने के लिए पसीने का स्राव किया जाता है, जिससे हवा से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गई है श्वेत ग्रंथि। दूसरी कौन सी है, तेल या सिबेसियस, इसको भी ध्यान रखना, हर आगे नाम आएगा हर जगह, तेल, सिबेसियस ग्रंथि, तो आपको ध्यान रखना है। पसीने ग्रंथि के बारे में तो आप सामान्य जाने गए हो। तेल या सिबेसियस ग्रंथि, तेल या सिबेसियस ग्रंथि, ये कौन से प्रकार की होती है, हेलोक्राइन प्रकार की होती है। और कहाँ होती है, रोम जड़ों व पुट्टिकाओं के पास। अब मैंने एक संरचना बनाई थी, तो आपने ये देखा था यहाँ एक इस प्रकार संरचना बनाई थी मैंने, ऐसे। तो ये रोमकांड था। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, उसे अपन क्या कह देते हैं, सिबेसियस ग्रंथि कहते हैं या तेल ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए ये रोमकांड था, यहाँ पर क्या होता है, रोम लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रोम लगा रहता है। अब ये ग्रंथि क्या काम करती है, तेल का स्राव करती है, जिससे ये रोमकांड क्या बना रहता है, चिकना बना रहता है। क्या बना रहता है, चिकना। तो देखिए ये जो ग्रंथि होती है सिबेसिस या तेल ग्रंथि होती है, वो रोम जड़ों के पास या रोम मूल व पुट्टिकाओं के पास स्थित होती है। कहाँ होती है, रोम जड़ या पुट्टिकाओं के पास स्थित होती है। फिर इसके अंदर स्राव भर जाता है तो ये टूट जाती है, और टूटकर कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है, हेलोक्राइन प्रकार की होती है, और रोम जोड़ों व पुट्टिकाओं के पास पाई जाती है, और स्राव जब भर जाता है इनका तो ये टूटकर बाहर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए
पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, इसमें दूध के समान तरल का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर जो सीबेसिस या तेल ग्रंथि है वहाँ पर दूध के समान तरल का स्राव होता है और जिसे अपन क्या कह देते हैं, सीबम। नाम ही सीबेसिस ग्रंथि है तो क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट हेलोक्राइन प्रकार की, दूसरा पुट्टिकाओं के पास बनती है और जब स्राव भर जाता है तो टूटकर कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। फिर इसमें दूध के समान तरल का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। ठीक है, जो क्या काम करती है, इस रोम कांड को क्या बनाती है, चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। तो दोनों के अलग अलग कार्य हो गए, ये तो बॉडी का टेम्परेचर या शरीर का तापमान कम करने के लिए, जबकि ये रोम कांड को क्या बनाए रखती है, चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। अब देखिए जो ये ग्रंथि है, कौन सी, तेल ग्रंथि या सीबेसिस ग्रंथि, शरीर के सभी भागों पर पाई जाती है, शरीर के सभी भागों पर पाई जाती है, परंतु कहाँ नहीं होती है, हथेली और तलवों पर क्या रहती है, अनुपस्थित होती है। यानी ये जो ग्रंथि है, तेल ग्रंथि या सीबेसिस ग्रंथि, हथेली और तलवों पर क्या रहती है, अब्सेंट रहती है, नहीं पाई जाती। अब एक चीज एक और देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, अपने ओष्ठ होठ है, उसके अलावा शिश्न मुंड है, स्तन की घुंडियाँ है, इन पर रोम नहीं पाए जाते हैं। अपने ओष्ठ पर, उसके अलावा शिश्न मुंड पर और स्तन की घुंडियों पर रोम क्या रहते हैं, अनुपस्थित, परंतु वहां पर तेल ग्रंथि पाई जाती है। याद रखना, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें तरल के समान पदार्थ पाया गया, उसे क्या बोलते हैं, सीबम, जो चिकना बनाए रखने का काम करती है। यानी ये भाग है इस रोम कांड को क्या बनाए रखता है, चिकना। परंतु जहाँ पर रोम नहीं है फिर भी ये पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर, होठ, शिश्न मुंड और स्तन की घुंडी है, वहाँ पर रोम तो क्या रहते हैं, अनुपस्थित, परंतु तेल ग्रंथियाँ क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब लास्ट चौथा पॉइंट देखिए, इसमें दूध के समान तरल पदार्थ कौन सा था, सीबम। ये सीबम क्या करता है, इस सीबम में एक विशेष पदार्थ होता है, इसका नाम क्या होता है, इर्गेस्टिरोल। कौन सा होता है, इर्गेस्टिरोल होता है। इर्गेस्टिरोल होता है वो सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है, विटामिन डी बनाने का कार्य करता है। इर्गेस्टिरोल है जो सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने दो ग्रंथि पढ़ ली, कौन कौन सी है, त्वक ग्रंथि में श्वेत ग्रंथि, दूसरी कौन सी हो गई है, सीबेसिस या तेल ग्रंथि। अब तीसरी पढ़ते हैं, वो है स्तन ग्रंथि। फिर तीनों में अपन डिफरेंस भी कर लेंगे। स्तन ग्रंथि होती है तो मनुष्य के वक्ष भाग में, मनुष्य के वक्ष भाग में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के वक्ष भाग में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और स्तन ग्रंथि है, इसमें किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। किसका स्राव क्या आता है, दुग्ध का निर्माण। और ये जो होती है स्तन ग्रंथियाँ, वो किस पर नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित होती है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन है, उसके द्वारा क्या रहती है, नियंत्रित रहती है। तो देखिए मनुष्य के वक्ष भाग में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो मादा में क्या होती है, क्रियाशील होती है, जो मादा में क्या होती है, क्रियाशील होती है। और इनमें किसका निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। जो स्तन ग्रंथि है वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन द्वारा क्या रहती है, नियंत्रित रहती है। और ये किससे बनती है, ये स्तन ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। सीबेसिस ग्रंथि के रूपांतरण से कौन सी ग्रंथि बनती है, स्तन ग्रंथि। और अगर आपसे पूछे ये कौन से प्रकार की होती है, तो एपोक्राइन। इनका स्राव भी एक साथ बाहर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एपोक्राइन कहते हैं। तो आपने 3 त्वक ग्रंथियां पढ़ी है, वो आप एक बार अपन
देख लेते हैं अंतर। श्वेत ग्रंथि है कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन, यानी स्राव सबसे बाहर आएगा इनका। ये हेलोक्राइन, यानी टूटकर स्राव कहाँ आ रहा था? बाहर आ रहा था। स्तन ग्रंथि भी कौन से प्रकार की हो गई? एपोक्राइन। ये कौन सी होती है? किसका स्राव करती है? पसीने का स्राव करती है। ये किसका स्राव करती है? सीबम का स्राव करती है। और ये किसका स्राव करती है? दुग्ध का स्राव करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? 25 लाख। अधिक कहाँ होती है? बगल, हथेली और तलुओं पर। यहाँ पर ये जो है हथेली तलुओं पर क्या रहती है? अनुपस्थित। जबकि यहाँ शिशन मुंड है, ओष्ठ है, स्तन गुंडिया है, उन पर ये ग्रंथि उपस्थित होती है। और क्या बनाती है? ये विटामिन डी का निर्माण करती है। फिर यहाँ पर ये किसके रूपांतरण से बनती है? तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं तो नेक्स्ट है, हाँ इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है जो त्वक ग्रंथि, उसकी बात करते हैं सीरुमिनस। कौन सी है? सीरुमिनस। तो देखिए हमने 3 पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद चौथी अपन कौन सी लेते हैं? सीरुमिनस। तो ये कहाँ स्थित होती है? बाह्य कर्णनाल। बाह्य कर्णनाल कौन सी हो गई? ये कर्ण पिन्ना होता है, ये बाह्य कर्ण हो गया। तो यहाँ पर बाह्य कर्णनाल में स्थित, यानी बाह्य कर्णनाल ये है, इसके अंदर क्या होती है? स्थित होती है। और ये किससे बनती है? श्वेत ग्रंथि के रूपांतरण से निर्मित होती है, यानी स्वीट ग्लैंड है उनके रूपांतरण से ये बनती है। ठीक है, अब जो सीबेसिस ग्रंथि है, सीबेसिस ग्रंथि पहले पढ़ी है, इससे पहले पढ़ी है आपने 2 नंबर पर, जिसको आपने क्या नाम दिया था? तेल ग्रंथि। क्या नाम दिया था? तेल ग्रंथि। तो ये जो सीरुमिनस है, सीरुमिनस है जो कहाँ स्थित है? बाह्य कर्णनाल में। और ये किसके साथ मिलती है? तेल ग्रंथि के साथ मिलती है। और क्या बनाती है? सेरुमन नामक पदार्थ का निर्माण करती है। कौन सा? सेरुमन। बाह्य कर्णनाल के अंदर जो ये सीरुमिनस है वो तेल ग्रंथि के साथ मिलती है और क्या बनाती है? सेरुमन। और सेरुमन बनाती है तो ये किसका निर्माण करती है? कर्णमोम का निर्माण करती है। अंदर की तरफ किसका निर्माण करेगी? कर्णमोम। और ये कर्णमोम क्या काम करता है? कर्णपट की सुरक्षा का कार्य करता है। फिर मीमोबियन ग्रंथि, ये कहाँ होती है? पलकों है उनकी अंदर की सतह पर होती है, यानी पलकों की जो बरोनियां है उसकी अंदर की सतह पर ये पाई जाती है। और ये किसका स्राव करती है? तेलीय पदार्थ का स्राव करती है, जिससे कोर्निया क्या होता है? चिकना बना रहता है। यानी पलकों है उसकी ब्रोनिया, उसके नीचे की तरफ ये ग्रंथि पाई जाएगी जो कोर्निया को क्या बनाती है? चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। फिर है मूलाधार या वक्षण। ये कहाँ पाई जाती है? गुदा व मूत्र जनन छिद्र के बीच जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? वक्षण क्षेत्र या मूलाधार। दोबारा देखिए, गुदा और मूत्र जनन छिद्र है उनके बीच का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? वक्षण क्षेत्र या मूलाधार क्षेत्र कहते हैं। उसमें ये पाई जाती है, जो विशेष गंध का स्राव करती है। क्या करती है? विशेष गंध का स्राव करती है, इसलिए इनको गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंध ग्रंथियां। कहाँ होती है? मूत्र जनन छिद्र और गुदा के मध्य स्थान है वक्षण क्षेत्र पर, वहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है जो गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करती है। और मनुष्य में ये क्या होती है? अब्सेंट होती है। फिर जेस ग्रंथियाँ, जेस ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ होगी? पलकों की ब्रोनियों की पुट्टिकाओं में उपस्थित रहेगी। पलक है अपनी, उसकी बरोनियाँ हैं, उस बरोनियों की पुट्टिकाओं में उपस्थित रहती है, जो किसका स्राव करती है? तेलीय पदार्थ का स्राव करती है। और किसको चिकना बनाए रखती है? बरोनियों को चिकना बनाए रखती है। तो कहाँ उपस्थित है? पलकें हैं उनकी बरोनियों में उपस्थित है, और यहाँ पर जो पलकें हैं उसको चिकना बनाए रखने का कार्य कर देती है। ठीक है, आज हमने पढ़ी है जो त्वक ग्रंथि है वो 7 प्रकार की पढ़ ली है, जिसमें श्वेत ग्रंथि है, दूसरी है जो आपने पढ़ी है तेल ग्रंथि, तीसरी आपने पढ़ी है स्तन ग्रंथि, चौथी है सीरुमिनस, 5वीं मीमोबियन, 6वीं है मूलाधार या वक्षण, और 7वीं है जेस ग्रंथि। ठीक है, तो आज की टॉपिक से क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंदर जो श्वेत ग्रंथि है उनकी संख्या कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? और सभी को इसके बारे में क्या करना है? कमेंट
करना है। ठीक है, और इसमें या जो जूलॉजी में जो भी आपको पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।